हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हमने देखा था अभी तक कि दो कैटेगरीज होती हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के लिए। ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड डिस्काउंटेड या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करती हुई टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमने सभी देख ली, टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हुए भी सारी टेक्निक्स देख ली, MIRR भी देख ली। बस एक टेक्निक रह गई थी जो कि थी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। काफ़ी बच्चों को इसके नाम से ही समझ में आ गया था कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है, और उन्होंने एक्चुअली होमवर्क क्वेश्चन में जब ये पूछा था तो सॉल्व करके दिया और उसे सही भी सॉल्व किया, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है उनके लिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का एक क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, और साथ ही एक मॉड्यूल का क्वेश्चन जो बच रहा है, जो हमने सॉल्व नहीं किया है, वो भी सॉल्व करवा दूंगा। जो मॉड्यूल के एंड में हमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उनका क्या करना है, उनमें से कितने क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो सारे भी मैं बता दूंगा। कितने आपको प्रैक्टिस करने हैं वो भी सब एड्रेस करूंगा। तो सबसे पहले डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की बात कर लेते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, उसके नाम से उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। जो पेबैक पीरियड हमने कैलकुलेट किया था नॉर्मल कैश फ्लो से, सेम वही फंडा लगेगा। मतलब यूनिफॉर्म होते हैं तो क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं तो क्या करना है। यूनिफॉर्म होते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो कर देना है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं तो पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने हैं, देखना है कि किस ईयर के अंदर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है, फिर हमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज करते हुए पेबैक पीरियड जब आप निकालेंगे तो आपको सबसे पहले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। फिर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को यूज करते हुए पेबैक पीरियड निकालना है। करना वही सब है जो पहले किया था। नॉर्मल कैश फ्लोज की जगह यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे। नॉर्मल कैश फ्लोज रिप्लेस कर देंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को। बाकी पेबैक पीरियड बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले किया था। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज सिंपली, कॉन्सेप्ट भी इतना ही है और इतना ही समय लगेगा इसमें। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज सिंपली पेबैक कंप्यूटेड विद डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। दैट इज इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा वही सदाबहार इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके अंदर हमने उस क्वेश्चन का हमने हर टेक्निक से सॉल्व किया है, तो क्यों ना उसको डिस्काउंटेड पेबैक से भी कर ही लें। तो उस इलस्ट्रेशन को मैं डिस्काउंटेड पेबैक टेक्निक से करके आपको बता रहा हूं। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है। इलस्ट्रेशन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स दे रखे थे, मैंने उनको कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया है। ये रहा प्रोजेक्ट। 5 साल हैं, 1 से लेकर 5 तक के कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, ईयर 0 में आउटफ्लो है। सारे कैश फ्लोज मैंने नीचे लिख दिए हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जिस भी पॉइंट पर ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाएंगे, उस ईयर पे मैं रुक जाऊंगा। मेरा आउटफ्लो सिर्फ ईयर 0 पे हो रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो जब भी 2 लाख टोटल हो जाती है मेरे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की, आई विल स्टॉप देयर। मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ कैश फ्लोज की। 90,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 10% की डिस्काउंट रेट है, तो पहले साल का हो जाएगा 81,818। सेकेंड ईयर वापस 90,000 है तो मैं सीधा इक्वल टू दबा सकता हूँ 74,380। आज जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तब हम अपने आप को डिस्काउंटिंग करना कैलकुलेटर पे उसका एक्सपर्ट बोल सकते हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी तक, है ना। तो अब क्या टेक्निक लग रही है, क्या ट्रिक लग रही है, वो सब हमें पता है। तो अब 80,000 आ रहा है, ये सिमिलर कैश फ्लो नहीं है, तो कैलकुलेटर पे 80,000 टाइप किया, 3 बार इक्वल टू दबाया, 1 2 3। तो थर्ड ईयर का कैश फ्लो आ रहा है 60,105। इसके बाद वापस 80 है तो फिर से सीधा इक्वल टू दबा सकता हूँ मैं, 54,641। लास्ट वाला 60,000 है, खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस पर 5 बार इक्वल टू दबा देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, विच इज 37,255। ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, राइट। अब क्या करना है, इन सबको क्यूमुलेट करना है। तो 81,818 फर्स्ट वाले का तो यही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो से मैंने 81,818 की रिकवरी कर ली है।
प्लस कर देता हूँ इसमें 74,380। ईयर 2 के एंड पर अगर मैं कैश फ्लोज की टाइम वैल्यू कंसिडर करूँ तो मेरी रिकवरी हो गई है 1,56,198। इसमें प्लस कर दूंगा 60,105। तो ईयर 3 के एंड तक मेरी टोटल रिकवरी डिस्काउंटेड कैश फ्लो से हो गई है 2,16,303। मैं रिकवर करने जा रहा हूँ 2 लाख रुपीज। तो ईयर 3 में मेरे 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, और 2 लाख ही क्या, 2,16,303 रुपए हो जाएंगे। यानी मेरा पेबैक पीरियड जो है वो 3 इयर्स तो है। पेबैक पीरियड जो है, पेबैक पीरियड इज बेसिकली 2 इयर्स, 2 इयर्स प्लस सम मंथ्स। थर्ड ईयर के कुछ महीनों में मुझे रिकवरी हो जाएगी 2 लाख रुपए की, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड तक तो मैं 2,16,303 रुपए रिकवर कर रहा हूं। तो 16,303 जिस प्रपोर्शन में हुआ वो पीरियड मेरा पेबैक पीरियड नहीं था, वो पेबैक पीरियड के बाद वाला टाइम था। तो मुझे अभी चाहिए पे बैक पीरियड। तो 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 2 साल तक सिर्फ 1,56,198 ही रिकवर हो रहा है। पर थर्ड ईयर के कुछ टाइम के अंदर अंदर ही मुझे क्या रिकवर हो जाएगा, मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो जाएगा। मतलब 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो से। ईयर सेकंड के एंड तक मैंने 1,56,198 रिकवर कर लिया है। 2 लाख तक पहुंचने के लिए मेरे पास बाकी है 43,802 का कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और चाहिए मुझे 2 लाख तक पहुंचने के लिए। पूरे साल में थर्ड ईयर में 60,105 की रिकवरी हुई है। अगर 60,105 इज इक्विवेलेंट टू 12 मंथ्स, तो 43,802 इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, ये मुझे पता करना है। उसको मैं 2 साल में जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल पेबैक पीरियड आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था, आपको अगर याद हो तो, है ना। तो 43,802 डिवाइडेड बाय 60,105, 60,105 इस पूरे थर्ड ईयर में रिकवर हुआ है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मुझे चाहिए सिर्फ 43,802 में, क्योंकि 43,802 रिकवर होते ही मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है और वहां मेरा पेबैक पीरियड अचीव हो जाता है। तो वो आ रहा है 0.72। तो 2.73 इज आर पेबैक पीरियड, रादर बोलू 2.73 इयर्स इज आर पेबैक पीरियड। अगर इसको मंथ्स के केस में बोलना है तो 2 इयर्स एंड 8.75 मंथ्स। तो 0.75 मंथ्स को फिर आप डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ईयर 8 मंथ्स, और एक मंथ को अगर 30 डेज का मानूं तो 22 डेज। खैर ये बाल की खाल निकालना है। 2.73 years is an acceptable answer. Discounted payback period of illustration number 2 of your module. तो आई थिंक आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड समझ में आ गया होगा। कईयों को तो पहले से समझ में आ गया था। जिनको कुछ भी कहीं पे भी डाउट रह गया होगा, उन मेरे दोस्तों के लिए मैंने एक क्वेश्चन और एड्रेस कर दिया। एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर ही, जो काफी सारे जो मेथड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करता हुआ, उनकी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए वह एट अ टाइम क्वेश्चन है छोटा। तो वो क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन ही है, पर इसमें सारे मेथड्स की नॉलेज लगेगी। आपकी कॉन्सेप्ट कितनी शार्प है वो टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, फॉलोइंग आर दी डेटा ऑन अ कैपिटल प्रोजेक्ट। एक कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है, उसका डेटा हमें अवेलेबल है, गिवन है। क्या डेटा अवेलेबल है, बीइंग इवैल्यूएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, प्रोजेक्ट एम नाम है उसका, एनुअल कॉस्ट सेविंग, एनुअल कॉस्ट सेविंग, सेविंग हो रही है, यानी मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एनुअल कैश इनफ्लोज हैं 40,000 के, ये इनफ्लोज है, एनुअल कैश इनफ्लोज है। यूजफुल लाइफ है उसकी 4 इयर्स। उसकी IRR दे रखी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो है 15% की। समझ रहे हैं आप इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब 15% पर एनपीवी जीरो आ रही होगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे रखा है, कैसे निकला होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ओके, आगे एनपीवी
नहीं पता हमें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस रेट पर डिस्काउंटिंग हुई है वो भी नहीं पता हमें। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी नहीं पता हमें। पेबैक पीरियड नहीं पता। सैल्वेज वैल्यू जीरो है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, सैल्वेज वैल्यू जीरो है, ये आपको बता दिया। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टेबल ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स ओनली। नीचे हमें कुछ डिस्काउंट रेट दे रखी है, खैर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम हमारे कैलकुलेटर की मदद से कर लेंगे, तो मैंने उस पोर्शन को क्वेश्चन में लिया भी नहीं। आपको इन मिसिंग फिगर्स का आंसर देना है। डिस्काउंटिंग रेट एक्चुअली हमें पता करनी है, तो वो क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। हमें सारी मिसिंग फिगर्स पता करनी है जो जो भी बाकी हैं। देखिए, सबसे पहले एनपीवी निकालने की सिचुएशन में मैं हुई नहीं। मेरे पास काम की चीज़ें क्या दे रखी है। देखिए, मुझे एनुअल कैश इनफ्लोज पता है, मुझे एक डिस्काउंटिंग रेट भी पता है। वो जो डिस्काउंटिंग रेट मुझे पता है वो आईआरआर है। आईआरआर है 15%। सारे कैश इनफ्लोज पता है। अगर मैं इन कैश इनफ्लोज की डिस्काउंटिंग करूंगा आईआरआर पर, तो मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। हमें यह बात पता है क्या कि एट आईआरआर दो बातें होती हैं। एक तो एनपीवी होती है जीरो, और दूसरी चीज ये होती है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब अगर आउटफ्लो स्कैटर्ड नहीं हुए हों, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल, ऐसा बोल सकता हूं क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो एक ही बात हो जाएगी। और वैसे भी आईआरआर वहां पर कैलकुलेट की ही नहीं जाती जहां पे कैश फ्लोज अनकन्वेंशनल होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होते। इनफ्लोज और आउटफ्लोज अगर स्कैटर्ड होते हैं तो आईआरआर यूज भी नहीं की जाती। यानी यहां पर मैं ये मान सकता हूं कि आउटफ्लो तो एक बार हुआ होगा जीरो में। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालूंगा आईआरआर पर, तो वो मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। तो मुझे ना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पता चल जाएगा इससे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज at the rate 15%, which is basically IRR for 4 years, for 4 years calculate कर रहा हूं, which will be equal to initial investment as well. Why? Because 15% is IRR। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना दोस्तों। तो अब कुछ भी नहीं करना, मुझे 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 15% पे। So present value of annual cash inflows is equal to, and which will be equal to initial investment as well. Right? 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 15% पे। वो कैसे निकालेंगे? जैसे हमेशा निकालते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू एम प्लस दबाऊंगा अब मैं 4 बार, क्योंकि सेम कैश फ्लो है। 1 2 3 4। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज आ रही है 1,14,200। 1,14,200 ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ऊपर एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल गई 1,14,200। ये क्या निकल गई? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल गई। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 15% पर है, और 15% पर एनपीवी निकालोगे तो जीरो आएगी। इनकी कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग होगी। अब इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे दिया, कितनी अच्छी चीज करी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे दिया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यही होता है क्या? विच इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसमें कितना है 1.064, विच इज इक्वल टू 1.064। ऑल राइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मुझे नहीं पता, नहीं पता, पर मुझे कैश आउटफ्लो पता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता है, वो है 1,14,200, 1,14,200
इज इक्वल टू 1.064। तो इससे मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पता चल जाएगा। 1,14,200 इंटू 1.064, तो वो आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रहा है 1,21,509। मैं राउंडिंग कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मुझे पता पड़ गया। अब मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितने हैं? 1,21,509। कहीं क्वेश्चन में चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पर क्वेश्चन में एनपीवी चाहिए। क्वेश्चन में क्या चाहिए? एनपीवी चाहिए। वो निकल सकती है क्या? बिल्कुल निकल सकती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रहा है 1,21,509 और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1,14,200 का। ये हमें पता चल गया। तो 1,21,509 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस 1,14,200 कैश आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एनपीवी जो आ जाएगी प्रोजेक्ट की वो आ जाएगी 7,309। वो आ जाएगी 7,309। कैसे निकाली हमने? बड़ा सिंपल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज minus present value of cash outflows. Present value of cash inflows is 1,21,509 minus present value of cash outflows is 1,14,200. 1,14,200। तो NPV आ गई हमारी 7,309 रुपीज की। ये भी निकल गया 7,309 की। अभी बाकी रह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पे बैक पीरियड। चलिए पहले पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। पे बैक पीरियड एनुअल कैश फ्लोज जो हैं वो 40,000 रुपीज के हैं। क्वेश्चन में ही बोला है, 40,000 के एनुअल कैश इनफ्लोज हैं। और ये कैश फ्लोज तो यूनिफॉर्म है, तो 40,000 के एनुअल कैश फ्लोज हैं और ये कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। तो पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा? पेबैक पीरियड वुड बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लोज। ठीक बात है क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम निकाल चुके हैं पहले 1,14,200 का। 1,14,200 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज 40,000 का। देखते हैं पेबैक पीरियड कितना आता है। 1,14,200 डिवाइडेड बाय 40,000 का एनुअल कैश फ्लो। तो पेबैक पीरियड आ रहा है 2.855 ईयर्स। 2.855 ईयर्स। ये पेबैक पीरियड भी निकल गया। payback period is 2.855 years। सैल्वेज वैल्यू 0 है, खैर वो निकालनी नहीं। अब बच रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो डिस्काउंटिंग रेट जिस पर हमारी ये एनपीवी आई। कौन सी? 7309। अब कैश फ्लोज 40,000 के। कैश फ्लोज क्या है? कैश फ्लोज 40,000 के। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? देखिए, present value of cash inflows minus present value of cash outflows is equal to NPV आया होगा। इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो है वो मुझे पता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है 1,14,200। 1,14,200 और मुझे एनपीवी भी पता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 7,309 की। तो एनपीवी भी लिख देता हूं 7,309। मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पता है, बट किस रेट पर निकला वो ये नहीं पता। तो वो कैसे निकला होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकला कैसे होगा? वो निकला होगा 40,000 इंटू एन्यूटी फैक्टर एट द रेट सम रेट एक्स परसेंटेज पर और 4 ईयर्स के लिए। ठीक बात है क्या? 40,000 को किसी रेट के एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया होगा। वो रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और 4 साल का एन्यूटी फैक्टर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे इस आगे फर्दर कैसे प्रोसेस होती है। 40,000 इंटू एन्यूटी फैक्टर, फिलहाल के लिए मैं उसे इतना ही बोल रहा हूँ, विल बी इक्वल टू 1,14,200 प्लस 7,309। ठीक है, तो इसकी टोटल आ गई 1,21,509। 1,21,509। Annuity factor would be equal to 1,21,509 divided by 40,000। करेक्ट है क्या?
यही होगा एन्युटी फैक्टर विच विल बी इक्वल टू 1,21,509 डिवाइडेड बाय 40,000। तो एन्युटी फैक्टर आ रहा है 3.037725, 3.037725। अब ये एन्युटी फैक्टर को हमें 4 साल पे ढूंढना है 4 इयर्स पर। अब बात वही उठती है कि एन्युटी फैक्टर हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, हम एन्युटी टेबल जो होती है, जो एन्युटी टेबल होती है उसमें जाके देखेंगे कि किस रेट पर 4 साल की एन्युटी 3.037725 आती है, वो हमारी रिस्पेक्टिव रेट होगी। चलिए चेक करते हैं। ये रही, ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल देख रहे हैं अभी आप सामने। अब नीचे आ जाएगी एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल में मैं ढूंढ क्या रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं 3.03775 और 4 साल पर। आई एम लुकिंग फॉर 3.03775 7725 एंड एट 4 इयर्स। तो 4 साल पे मैं देखना चालू कर देता हूं। ये रहा 4 साल पर 4 इयर्स पर। हियर आई हैव 4 इयर्स, ये रहा 4 इयर्स। और यहां पर मुझे चाहिए 3.03। तो 3.03 10% तक तो नहीं आ रहा है। फिर 3.03 इधर आ गया, ये रहा 3. ये रहा 4 साल और ये रहा 12%। और यहाँ पे आ रहा है 3.037। यानी हमारी डिस्काउंटिंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रही होगी वो 12% रही होगी, क्योंकि 12% पर 4 साल का एन्युटी फैक्टर 3.037 आता है। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एज पर एन्युटी टेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 12%। कैलकुलेटर पे हम करके देखते हैं कि क्या 12% पे ये एन्युटी आती है क्या। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू m प्लस 4 बार, 1 2 3 4, MRC 3.0373 करके आती है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमने सॉल्व करते हुए एन्युटी टेबल की मदद ली। तो एन्युटी टेबल को यूज करते हुए हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है वो 12% आ रही है। बिना एन्युटी टेबल के इसे करना हो तो आप रैंडमली कुछ रैंडम रेट्स पर 4 साल के एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जिस पर भी ये एन्युटी आ रही है वो सही हो जाएगा। बिना उसके इसे करना, बिना एन्युटी टेबल की हेल्प के करना, इसे काफ़ी डिफिकल्ट है। और बुक का सोल्यूशन भी इसी तरीके से करता है, तो मैं उस मुद्दे को एड्रेस नहीं करता हूँ। तो ये था हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो और ये एक क्वेश्चन जहां पर कुछ मिसिंग फिगर दे रखे थे। मॉड्यूल में गिवन सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए, कुछ होमवर्क असाइनमेंट भी मैंने आपको दिए। अब इसके बाद मॉड्यूल में, आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं अनसॉल्व्ड, वो क्वेश्चंस को एक बार आप देखिएगा। मेरे हिसाब से वो सभी क्वेश्चन होमवर्क वर्दी हैं, उससे सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, तो वो सभी आपको होमवर्क में करने हैं। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। बट मुझे लगता नहीं है कि डिफिकल्टी आनी चाहिए, क्योंकि उससे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिए थे और आप खुद से करके लाए हैं। तो एक बार वो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर दिस इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है, ये एक क्वेश्चन मॉड्यूल का है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करनी है। सॉल्व इसने करके दे रखा है सभी का। आपको IRR निकाल के दे रखी है, NPV निकाल के दे रखी है, और आपको बताना है बेटर क्या है। तो ये ऐसे ही बुक में ही हो जाएगा, डूडल कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। सो इलस्ट्रेशन 11 यू आर गोना डू ऑन योर ओन। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 4 है वो काफी सिंपल है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश फ्लोज दे रखे हैं। बेसिक क्वेश्चन है सारे मेथड्स की प्रैक्टिस का, इसे आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद इंडो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हाई क्वालिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट कंसिडरिंग कंप्यूटराइजिंग दी ऑर्डरिंग सिस्टम, ये मिसेस डैजलिंग वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको अपनी तरफ से, ये उससे काफी सिमिलर क्वेश्चन है, काफी कैश फ्लोज भी सेम है। तो ये उसके जैसा क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से करिएगा।
इसके बाद दो प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, दोनों का इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रखा है, पे बैक पीरियड और आईआरआर पूछी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश फ्लोज लग रहे हैं, ये भी आप खुद से कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है, कैश फ्लोज है सीधे, कोई भी ऐसा नहीं है कि कैश फ्लोज नॉन यूनिफॉर्म हो, बीच में कुछ इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कॉस्ट की तरह दे रखा है, जो हमने वैन वाला क्वेश्चन किया था ऊपर इलस्ट्रेशन के अंदर, कि एक वैन थी, 2 साल में बांट के वैन परचेज करी थी, उस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस्ट कंसिडर करनी है, तो जिसकी कॉस्ट कम आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जिसका कम आएगा, उस प्रोजेक्ट को आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि इन दोनों में इनफ्लोज नहीं है। तो ये चारों अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन है बड़े 4 से 8 लेकर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी में भी आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये सभी आपसे अच्छे से हो जाएंगे, तो आप इनको करिएगा। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है इसी के साथ। हमने सारे मेथड्स एड्रेस कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए। आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है, रीच आउट टू मी। अगले सेशन से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।